Assalamualaikum. Today's topic is biodiversity. Biodiversity एक चैप्टर है क्लास फर्स्ट ईयर का और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊँगी वो है वैरायटी ऑफ लाइफ। अच्छा, ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, मेरा पढ़ाने का मेथड ये है कि मैं इधर समझाऊँगी और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने इसी पीडीएफ में, और ये जो आपके पास स्क्रीन नज़र आएगी तो उसके थ्रू भी मैं आपको समझाती रहूँगी। तो ये वैरायटी ऑफ लाइफ बायोडाइवर्सिटी हमारा टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले है कि बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। मीन्स के बायो के लाइफ की वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी है लाइफ की, किस तरीके की वैरायटी है। मतलब ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी में किसी भी एनिमल्स, प्लांट्स या उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, या वो लोग कहाँ रहते हैं, उनके हैबिटेट क्या है, इस तरीके की जो भी हम लोग वो पढ़ते हैं तो वो बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। आपके पास ये एक डेफिनेशन मौजूद है बायोडाइवर्सिटी की, ये आप लोग पढ़ के इसको चाहें तो यही पढ़ सकते हैं। अब इसमें जैसे आपको दिखाया गया कि प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स, इन सब की स्टडी के ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या इनका क्लाइमेट होता है, इस टाइप की जो भी स्टडी होती है तो वो हम किसमें पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। अच्छा, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आपको ये बताया गया है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जो एक दूसरे से किस लिए अलग हैं, अपनी साइज़ की वजह से, शेप की वजह से और कलर की वजह से। ठीक है, तो उनको हम लोग कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनकी कैरेक्टर्स की बेसिस पर कि उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर मौजूद हैं, और उस क्लासिफिकेशन को, उस सिस्टम को कि हम किस बेस पर उनको क्लासिफाई करते हैं या अलग करते हैं एक दूसरे से, वो कहलाती है टेक्सोनोमी। ठीक है, ये टर्म आती है, ये अक्सर पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। सो आप लोग को अगर ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, आप लोग चाहें तो इसमें से आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन्होंने हमें बताया है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहें तो कुछ बेसिस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 आ जाता है होमोलॉगी, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होमोलॉगी और कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री होगी, क्योंकि फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साइटोलॉजी और जेनेटिक्स कंटिन्यू करूँगी। तो होमोलॉजी क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप have certain organs which are similar in their fundamental structure। इसमें ये बात बताई गई है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो आपका, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गन्स रखता हो, ठीक है, और वो अपने स्ट्रक्चर फंक्शन की बेस पर अलग अलग हो, मतलब उनके हो तो सेम, मतलब जैसे 4 लिम्स हैं अगर किसी के पास, तो वो हमारे ह्यूमन के पास भी हैं, और क्या कहते हैं उसको, एनिमल्स के पास भी हैं, कैट लाइन्स के पास, लेकिन उनके फंक्शंस अलग हैं। सही है, तो उन्हें कहेंगे हम होमोलोगस ऑर्गन। और उसकी स्टडी करने को, कि उसके बारे में पढ़ने को कि कैसे अलग हैं, वो क्या करते हैं, और हम उनके पास जो है वो क्या करते हैं यूज़ उसका, हमारे पास है तो हम उसका यूज़ क्या करते हैं, तो उस स्टडी को कहते हैं होमोलॉजी। तो होमोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करने के लिए, जैसे पर्टिकुलरली इन एनिमल्स। अब इन्होंने आपको एक कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे आर्म्स ऑफ मैन 4 लिम्स, जैसे ह्यूमन बींग्स के 4 लिम्स होते हैं, कैट के ह्यूमन बींग्स के आर्म होते हैं, और कैट के 4 लिम्स होते हैं, लाइन्स के 4 लिम्स होते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड्स होते हैं, एंड बैट्स फ्लिपर होते हैं। अब इन्होंने बताया भाई ये लोग सब चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जो हाथ, आर्म्स हैं, वो हम किस चीज़ से, ग्रास्पिंग थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ को हाथ पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और लायंस और कैट जो हैं अपने 4 लिम्स किस लिए यूज़ करते हैं, वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं।
वो लोग भी शिकार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारे हाथों में और उनके हाथों में फ़र्क क्या है। और विंग्स ऑफ बर्ड्स और बैट्स अपने लिए किस लिए यूज़ करते हैं? बर्ड्स के जो विंग होते हैं कभी किसी वो सिर्फ फ्लाइंग के लिए यूज़ करती है, उड़ने के लिए यूज़ करती है। कभी भी कुछ पकड़ने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए बर्ड को नहीं देखा होगा कि वो विंग्स से खा रही है। तो बैट्स भी इसी तरीके से फ्लाइंग के लिए अपने यूज़ करते हैं। और टर्टल के भी 4 लिम्स होते हैं, जो कि वो ये जो चीज़ें हैं ये मॉडिफाई हो गई हैं। बर्ड्स के अंदर 4 लिम्स एज अ मॉडिफाई हो गए हैं एज अ विंग्स। आर्म्स हमारे ह्यूमन के कैट्स एंड लॉइंस वगैरह में मॉडिफाई हो गए हैं एज अ 4 लिम्स। इसी तरीके से टर्टल के अंदर फ्लिपर्स के तौर पर, मतलब अगर वाटर में कभी वाटर में टर्टल को तैरते हुए देखा होगा तो वो अपने आगे के हाथों से तैर रहा होता है। ठीक है, तो अब इसमें यही बताया कि द होमोलोगस ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स शो रिलेशनशिप एंड प्रूव दैट दे हैव इवॉल्व्ड फॉर अ कॉमन एंसेस्टर। इस पूरी कहानी को बताने का मकसद ये था कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि होमोलोगस ऑर्गन जो है, जो बताना चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप प्रूव करता है, ये रिलेशनशिप है कि ये जो चीज़ें हैं कि एक मैन, एक कैट एंड लायंस, बर्ड्स, ये टर्टल्स, ये सब एक किसी कॉमन एंसेस्टर से निकले हैं, इवॉल्व हुए। ये कहने का मतलब है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन को, और क्लासिफिकेशन मतलब एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाला कैरेक्टर होमोलॉगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखें, ये है ह्यूमन आर्म, ये है ह्यूमन आर्म। ह्यूमन आर्म किस तरीके से है, इसकी अलग 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 उंगलियाँ। और ये देखिए डॉग का है ना, हाँ डॉग का ये है 4 लिम्ब। तो ये किस तरीके से रखा हुआ है, फ़र्क है दोनों में। ठीक है, इसी तरीके से बर्ड का देखेंगे, उड़ सकती है, पकड़ नहीं सकती ना, कोई चीज़ है ही नहीं इसके, तो आगे सिर्फ एक इस तरीके की पॉइंटेड बना हुआ है, सो एक कोई भी पकड़, कुछ चीज़ नहीं पकड़ सकती। वेल, ये वेल है, देखें इसके भी छोटे सा हाथ है, यहाँ से इस तरीके से 4 लिम्ब बना हुआ है। ये किस लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर फ्लिपर के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उधर आपके पास मौजूद है कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये होता है बायो किसी के अंदर पढ़ा, मतलब बायोकेमिस्ट्री के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना। बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या केमिकल पाए जाते हैं, क्या क्या हो, मतलब उनकी लिपिड्स क्या मौजूद है, इस तरह की चीज़ों को पढ़ने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोकेमिस्ट्री की स्टडी की जाती है। When morphological characters are not helping in the classification living organism, then their biochemistry chemical constituent can be used in classification. अगर आप मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कहते हैं सामने नज़र आने वाले, जैसे बर्ड को देख के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये बर्ड दोनों सेम लग रही है मुझे, लेकिन इन दोनों को कह रहे हैं कि ये अलग उससे बिलोंग करती है स्पीशीज से, ये अलग इससे बिलोंग करती है, लेकिन देखने में सेम लग रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें इस तरीके से आइडेंटिफाई ना हो पाएँ तो फिर हम जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को केमिकल के थ्रू पढ़ने में, कि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने में, कि हाँ भाई इसके अंदर ये इसके अंदर का ये फ़र्क है, इसके अंदर का एनाटमी अलग चीज़ है, लेकिन ये होती केमिकल्स की स्टडी। मतलब इसके अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, ये कर रहा है, इसके अंदर ये बन रहा है, इसके अंदर का सिस्टम ये है, इसके अंदर का सिस्टम ये है। इस तरीके की पढ़ाई को बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपको ये दे रहे हैं, जैसे इन बैक्टीरिया स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई देम बिकॉज दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। इसमें कह रहे हैं कि जब हम बैक्टीरिया की केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जो हमें क्लासिफाई करना होता है सेल स्ट्रक्चर, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। 2 तरह की टेक्निक होती हैं, उससे पता चल जाता है हमें कि बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब वो क्या क्या टेक्निक्स हैं वो हम ज़रा देखते हैं। इन बायोकेमिस्ट्री सर्टेन टेक्निक्स आर यूज सच एज क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें कह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में 2 मतलब बहुत सारी होती हैं टेक्निक्स, लेकिन ये 2 टेक्निक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी है और इलेक्ट्रोफोरेसिस है। सो देयर केमिकल नेचर कैन बी स्टडीड प्रॉपर्ली। इसमें हम लोग केमिकल की नेचर को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपरली हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये एज अ प्लांट अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में ये होता है कि प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है,
जैसे प्लांट के कोई भी प्लांट ले लें, जैसे नीम का प्लांट है तो उसको एक्सट्रैक्ट निकालेंगे उसका, और उस एक्सट्रैक्ट को एक क्रोमेटोग्राफी होती है, एक स्ट्रिप होती है। मैं आपको भी थोड़ी देर में इसकी स्क्रीन भी दिखा दूंगी कि किस तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं, तो उसमें हमें क्रोमेटोग्राफी की जाती है। क्रोमेटोग्राफी से अब ये बता रहे हैं कि क्या मतलब डिटरमाइन करते हैं हम लोग। क्रोमेटोग्राफी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। मतलब अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइटोसिन, थाइमिन, ये होते हैं अमाइनो एसिड्स। इनकी सीक्वेंस इन प्रोटीन, प्रोटीन में इनकी क्या सीक्वेंस है वो क्रोमेटोग्राफी से हमें पता चलती है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इज द अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए। इसमें नाइट्रोजन बेसिस का पता चलता है कि डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनियस बेसिस मौजूद हैं। These techniques of biochemistry help to classify the living organisms and to determine the evolutionary relationship. ये टेक्निक जो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री की, ये हमें क्या हेल्प करती है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब उनका ये बता सकते हैं भाई ये इसका जो वो है एवॉल्व कहाँ से हुई, मतलब ये कहाँ से बनी, ये इधर से बनी, ये इसका एवोल्यूशन इस वाले रिलेशन कहीं और से है और इसका कहीं और से। मतलब जो चीज़ें हमें सामने देखकर हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो उनको क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए कुछ केमिकल्स बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्रोमेटोग्राफी के बारे में दिखा देती हूँ। ये क्रोमेटोग्राफी है, इस तरीके की स्ट्रिप है ये, ठीक है, ये एक स्ट्रिप होती है। इस तरीके से हम लोग इसमें सैंड के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, और क्या कहते हैं उसको हम जो मैंने आपको प्लांट एक्सट्रैक्ट के बारे में बताया उस तरीके के में भी पता लगाते हैं, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है। सही है, ये देखिए ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये एक पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है, जिसके नीचे से इसका शेप होता है, पतला सा होता है, ठीक है, नोट टाइप। उस पर फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट डालते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में, तो ग्लास वगैरह में रखा हुआ है, लेकिन एक टेस्ट ट्यूब में भी रखा जाता है। इस तरीके से ना ये कलर आने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद, उसमें केमिकल डालते हैं इथेनॉल वगैरह, तो इस तरीके के कलर्स आने लग जाते हैं। और वो जब कलर्स आते हैं इससे पता चल जाता है हमें कि भाई कौन सा, कितना कैरोटीन है इसके अंदर, या कितना प्रोटीन है, कितना अमाइनो एसिड्स है, ये सब कुछ हमें इससे पता चल जाता है। सो टुडेज लेक्चर इज एंड, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह मैं आगे भी आप लोगों को इसका कौन सा साइटोलॉजी और जेनेटिक्स है वो समझाऊंगी, और इसके आगे जो भी है मैं आप लोगों को जितना अच्छा तरीके से करके समझा सकी मैं समझाऊंगी। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।